वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, आज की क्लास में हमने अपना क्या कवर करना है? आज की क्लास में हमें कवर करनी है अमेंडमेंट्स इन ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो, जो मई 22 में अमेंडमेंट्स आई थी, जो मई 22 स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं मई 22, जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं मई 22 एंड ऑनवर्ड्स, एक तो मेजर अमेंडमेंट किसकी थी? कारो 2020 की, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। कारो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर प्रोफेशनल एथिक्स में एक टॉपिक ऐड किया गया था, दैट इज नॉक्लार, वो भी हम ऑलरेडी अपने पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टारगेट है, आज हमें कौन से चैप्टर की अमेंडमेंट करनी है? ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कौन से चैप्टर की अमेंडमेंट करनी है? ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? एक तो सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट, क्या पढ़ते हैं? सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट प्लस सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। क्या पढ़ते हैं? सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखो, सेक्शन 177 में तो एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेक्शन 177 में तो एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन सेबी एलओडीआर में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, तो सेबी एलओडीआर में काफी अमेंडमेंट्स हैं। देखो, हमारे लिए जो स्टूडेंट्स मई 22 में अपीयर हो रहे हैं, इनके लिए कौन सी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं? इनके लिए वो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं जो बिफोर नवंबर आती है, मतलब 30 अक्टूबर तक की जो अमेंडमेंट्स है वो आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। लेकिन सेबी एलओडीआर में आफ्टर 30 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं, मतलब जो बिफोर क्या आती हैं? नवंबर आती है। लेकिन आफ्टर 30 अक्टूबर, मतलब आफ्टर नवंबर भी काफी अमेंडमेंट्स आई हैं। जैन में अमेंडमेंट्स आई हैं, जैन 2022 में अमेंडमेंट्स आई हैं, मार्च 2022 में अमेंडमेंट्स आई हैं, तो काफी अमेंडमेंट्स अभी एलओडीआर में आई हैं। एंड डेफिनेटली दैट अमेंडमेंट्स जो नेक्स्ट नवंबर 22 में अपीयर होंगे उनके लिए एप्लीकेबल होंगी, और वो आरटीपी के थ्रू डेफिनेटली आपको मिल जाएंगी। जो स्टूडेंट्स नवंबर 22 में अपीयर हो रहे हैं वो अमेंडमेंट्स उनके लिए एप्लीकेबल होंगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स मई 22 में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये अमेंडमेंट्स, जैन मार्च वाली अमेंडमेंट्स उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। और आज का हमारा टारगेट है कौन सी अमेंडमेंट्स को कवर ऑन करना? आज का हमारा टारगेट है मई 22 एंड ऑनवर्ड्स जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी, मतलब मई 22 स्टूडेंट्स वालों, मई 22 में जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उन्हें जो अमेंडमेंट्स करनी है, आज का हमारा टारगेट ये है। तो आज की क्लास में हम 30 अक्टूबर मतलब बिफोर नवंबर वाली अमेंडमेंट्स को कवर ऑन करेंगे। और एज सच मेजर क्या, बिल्कुल माइनर छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, एक आधी मेजर अमेंडमेंट है। अदरवाइज ये 3 पेज की अमेंडमेंट भी नहीं है, हार्डली 30 to 40 मिनट्स में हम सभी अमेंडमेंट्स को इजीली कवर ऑन कर लेंगे। अब देखो, 3 टाइप की अमेंडमेंट्स हैं। अभी हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे सभी एलओडीआर की, तो 3 टाइप की अमेंडमेंट्स होती हैं। कुछ अमेंडमेंट्स तो रिलेटेड टू क्या है? क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट्स। कुछ अमेंडमेंट्स क्या है? क्लैरिफिकेशन या फिर लैंग्वेज अमेंडमेंट्स होती हैं। तो कुछ अमेंडमेंट्स तो क्या है? क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट्स होती हैं। और कुछ क्या है? जेंडर इक्वालिटी अमेंडमेंट्स। इस बार काफी आपको मिलेंगी जेंडर इक्वालिटी अमेंडमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी अमेंडमेंट? मतलब जहां ही है, ही के साथ शी, ही के ही है तो वहां शी लगा दिया, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। हिज के साथ क्या लगा दिया? हर। तो ये कौन सी अमेंडमेंट्स होंगी? जेंडर इक्वालिटी अमेंडमेंट्स होंगी। तो ऑब्वियसली ये अमेंडमेंट्स इतनी रेलिवेंट क्या? बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। ये तो ऑब्वियसली लॉ में इंटरप्रिटेशन ही ऐसी होती है कि ही है, ही इंक्लूड्स शी, तो अल्टीमेटली जेंडर इक्वालिटी अमेंडमेंट्स है। और कुछ क्या है? मेजर अमेंडमेंट्स होती हैं। कुछ क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। कुछ क्या होते हैं? अमेंडमेंट्स के थ्रू क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। तो कुछ क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट्स मिलेंगी आपको, कुछ जेंडर इक्वालिटी अमेंडमेंट्स मिलेंगे और कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको मिलेंगे बाय अमेंडमेंट। तो क्विकली बिगिन करते हैं हमारी ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल है मई 22 में अपीयर हो रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए एप्लीकेबल
है। द फर्स्ट अमेंडमेंट इज इन योर रेगुलेशन 3, एक रेगुलेशन 3 है। रेगुलेशन 3 क्या बताती है? एप्लीकेबिलिटी बताती है कि सेबी एलओडीआर किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, फुल सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी एलओडीआर की, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। एंड दिस इज माय अजम्पशन, दिस इज माय assumption and definite ये तो है कि आपने ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर अच्छे से कवर ऑन कर लिया है, तभी आप क्या कर पाओगे, अमेंडमेंट्स कर पाओगे। इट वुड बी बेटर कि आप अमेंडमेंट्स करने से पहले एक बार उसकी क्योंकि रिवीजन ले लो, रिवीजन के बाद अमेंडमेंट्स करोगे तो अमेंडमेंट्स आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो रेगुलेशन 3 ऑफ सेबी एलओडीआर में क्या दी हुई है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी एलओडीआर की, सेबी एलओडीआर किन पर लगता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि सेबी एलओडीआर किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है? जिनकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड है। जिनकी क्या लिस्टेड है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब जिनकी इक्विटी शेयर्स या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड है। किस पे लिस्टेड है? जिनकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड है किस पर? मेन बोर्ड पर। जिनकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड है मेन बोर्ड पर, एसएमई एक्सचेंज पर, एसएमई एक्सचेंज पर या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन सेबी ने इसका नाम रीनेम कर दिया था, आईटीपी के, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नाम को चेंज कर दिया था और इसका नाम क्या रख दिया था? इनोवेटर्स ग्रोथ, क्या रख दिया था? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। क्या रख दिया था? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो अब यह आईटीपी के नेम को चेंज कर दिया और आईटीपी की जगह पर क्या लिख दिया? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। और सेबी ने बाय सर्कुलर इस आईटीपी को रीनेम किया था विद इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो बस यहां नाम चेंज किया है एज सच और कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो सबसे पहले सेबी एलओडीआर किन के ऊपर एप्लीकेबल होता था? ये तो हम पहले भी पढ़ते थे। रेगुलेशन 3 बताती है कि सेबी एलओडीआर किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेबी एलओडीआर एप्लीकेबल होता है जिनकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड है, चाहे मेन बोर्ड पर, चाहे एसएमई एक्सचेंज पर या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम चेंज कर दिया था सेबी ने, तो इट्स सर्कुलर, तो इसका नाम क्या है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को हटाकर वहां नाम क्या कर दिया गया है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। क्लियर हुई बात। और सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था चाहे जिसकी नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है, चाहे नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है, जिसके परपेचुअल डेट, तो एवरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स को अलग-अलग नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स को अलग-अलग स्पेसिफाई किया हुआ था, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को अलग-अलग स्पेसिफाई किया हुआ था। तो लेकिन अब इन्होंने ये इतनी डिटेल देने की बजाय सिर्फ क्या लिख दिया? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। दिस इज द सेकेंड चेंज। क्लियर हुई बात। तो पहला क्या था? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर क्या कर दिया? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सबको डिलीट करके क्या कर दिया? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। इजी कर दिया, इजी क्लैरिफाई कर दिया कि जिसकी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी लिस्टेड है उनके ऊपर भी सेबी एलओडीआर लग जाएगा। दीज वर टू माइनर अमेंडमेंट्स। अब है एक मेजर अमेंडमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोनों क्लॉजेस, दो न्यू क्लॉजेस को ऐड किया गया है, दो न्यू क्लॉजेस को एडिशन किया गया है, ये दो न्यू क्लॉजेस को ऐड किया गया है। हम सेबी एलओडीआर पढ़ते हैं। सेबी एलओडीआर में कुछ प्रोविजंस होते हैं, रेगुलेशंस के कुछ प्रोविजंस होते हैं विच आर एप्लीकेबल। रेगुलेशंस में कुछ प्रोविजंस होते हैं विच आर एप्लीकेबल on the basis of market capitalization, on the basis of market cap। For example हम पढ़ते हैं top 500 listed entities as per market cap, उनको ये provisions applicable हो जाएंगे।
टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी के ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल देखो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी, अब इस 500 को डिलीट कर दिया गया है, इस 500 को 1000 कर दिया गया है थ्रू अमेंडमेंट। अभी बताती हूँ 1000 कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। क्या कॉन्स्टिट्यूट करनी है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है। तो ये रेगुलेशन है। तो बहुत सारी ऐसी रेगुलेशंस में प्रोविजंस है विच आर एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल 2022 में एक लिस्टेड एंटिटी थी, उसकी रैंकिंग क्या थी? वो क्या थी? टॉप 5000 लिस्टेड एंटिटी में आती थी। फॉर एग्जांपल उसकी रैंकिंग थी 998, मतलब वो किस में आती थी? टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में आती थी। तो इन्होंने अपनी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर ली। लेकिन 2023 में क्या हुआ? इसकी रैंकिंग हो गई 1002। अब ये टॉप 1000 में नहीं रही ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये क्या हो गई? 1002 हो गई। तो ये टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में नहीं रही। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन कर दी गई, अगर कोई इस रेगुलेशन में कोई प्रोविजन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर है, अगर उनका मार्केट कैप कम भी हो जाता है, बिलो द थ्रेश लिमिट भी हो जाता है, तो वंस द प्रोविजंस आर एप्लीकेबल देन द प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल फॉर एवर। तो उनके ऊपर प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इन्हें रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, चाहे मार्केट कैप इनका कम भी क्यों ना हो जाए, चाहे ये टॉप 500, टॉप 1000, टॉप 2000 एज द केस में भी ये रहे या ना रहे, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। जो प्रोविजंस इस रेगुलेशन में ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप है, अगर वो एक बार एप्लीकेबल हो गए, चाहे आपकी मार्केट कैप की लिमिट उससे कम भी हो गई, देन ऑल्सो द प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। पढ़ते हैं फटाफट। द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस वुड बिकम एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। देखो इस रेगुलेशन में कुछ प्रोविजंस हैं जो किस पे बेस होते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया पे बेस होते हैं। शेल कंटिन्यू टू अप्लाई टू सच एंटिटीज इवन दे फॉल बिलो सच थ्रेशोल्ड। अगर वो उनकी जो मार्केट है कैप है वो उस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम भी हो गए, लेकिन जब उनके ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए, देन प्रोविजन शेल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल। तो उन्हें उन प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक बार मार्केट कैप के बेस पर आपके ऊपर प्रोविजंस, लिस्टेड एंटिटी आपके ऊपर प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए, यू हैव टू कंटिन्यू टू फॉलो दैट प्रोविजंस, चाहे आपका मार्केट कैप उस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम ही क्यों ना हो चाहे। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। इस रेगुलेशन में अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूं, सरल भाषा में, अगर इस रेगुलेशन में कोई प्रोविजंस ऐसे हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के क्राइटेरिया के बेस पर एप्लीकेबल होते हैं, अगर वो प्रोविजंस एक बार लिस्टेड एंटिटी पे एप्लीकेबल हो गए, तो लिस्टेड एंटिटी के ऊपर वो प्रोविजंस कंटिन्यू एप्लीकेबल हो जाएंगे, चाहे उनके मार्केट कैप की लिमिट उससे कम भी क्यों ना हो जाए, चाहे मार्केट कैप की लिमिट उसके कम भी क्यों ना हो जाए। क्लियर हुई बात? अब पढ़ते हैं सेकंड न्यू क्लॉज जो ऐड किया गया है। देखो एक न्यू वर्ड है, दैट इज लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज। आपको एक न्यू वर्ड मिलेगा, लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज। क्या वर्ड मिलेगा? लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज। देखो जो सेबी एलओडीआर है वो किस में डिवाइड है? चैप्टर्स में डिवाइड है। सेबी एलओडीआर किस में डिवाइड है? चैप्टर्स में डिवाइड है। और जो चैप्टर 4 है वो किस पे है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे है। जो चैप्टर 4 है उसमें जो रेगुलेशंस दी गई हैं, देखो चैप्टर्स में है रेगुलेशंस, जो चैप्टर 4 है उसमें रेगुलेशंस दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज रेगुलेशन 15 टू रेगुलेशन 27। और 15 एप्लीकेबिलिटी पर है और 16 से लेकर 27 में किसके प्रोविजंस है? विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब देखो क्या कहा गया, एक होती है लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज, मतलब अगर कोई भी ऐसी लिस्टेड एंटिटी है, अगर कोई भी ऐसी लिस्टेड एंटिटी है जिसके डेट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड है,
डेट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड है, जिनके डेट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड है, जिनके डेट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड है। तो रेगुलेशन 15, रेगुलेशन सिर्फ 15A कहती है, रेगुलेशन 15A कहती है, रेगुलेशन 15A कहती है कि जिनकी डेट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड है, और अगर उनकी डेट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है वो आउटस्टैंडिंग है कभी भी 500 करोड़ या उससे ज्यादा, अगर उनकी आउटस्टैंडिंग डेट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, अगर उनकी आउटस्टैंडिंग डेट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनको रेगुलेशन 16 से लेकर रेगुलेशन 27 से कंप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो डेट एक लिस्टेड एंटिटी थी उसकी डेट नॉन कन्वर्टेबल, जिसकी डेट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पिछले साल किससे ज्यादा हो गई थी, 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई थी 2022 में, इनकी जो डेट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो लिस्टेड थी वो 500 करोड़ से ज्यादा हो गई थी, लेकिन 2023 में इनकी डेट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लेस देन 500 करोड़ हो गई। तो वंस प्रोविजंस एप्लीकेबल, वंस द प्रोविजंस एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ डेट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट securities, on the basis of outstanding debt securities, that the provisions once applicable then it will be forever applicable। इसके लिए मुझे एक बार आपको SEBI LODR दिखाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे आपको एक बार SEBI LODR दिखाना पड़ेगा। दिस इज रेगुलेशन 15, दिस इज रेगुलेशन 15 दैट इज ऑन एप्लीकेबिलिटी। ये क्या है, रेगुलेशन 15 चैप्टर 4, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड क्या दिए हुए हैं, प्रोविजंस दिए हुए हैं। देखो एक वर्ड ऐड कर दिया गया, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, क्या वर्ड ऐड कर दिया गया, देखो द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन, मतलब 16 से लेकर 27 रेगुलेशन, मतलब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली रेगुलेशन है, जो कौन सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली रेगुलेशंस है, वो उन लिस्टेड एंटिटी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगी जिनके नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है, और जिसकी आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी जिसके नॉन कन्वर्टेबल एनसी, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है, अगर वो आउटस्टैंडिंग 500 करोड़ या उससे ज्यादा है एट एनी टाइम, तो उनके ऊपर SEBI LODR रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 16 to 27 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। और जिनकी डेट कन्वर्टेबल, जिनकी डेट सिक्योरिटीज बोल लीजिए आप, जिनकी डेट सिक्योरिटीज 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन्हें हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी बोला जाएगा, जिसको मैं बोलूंगी HVD लिस्टेड एंटिटी। HVD का मतलब हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी मतलब जिनके डेट हाई वैल्यू में लिस्टेड है, तो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी बोला जाएगा। अब आपको बहुत सारी रेगुलेशंस में जो अमेंडमेंट्स मिलेंगी दैट इज रिलेटेड टू हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज, HVD लिस्टेड एंटिटी। व्हाट इज HVD लिस्टेड एंटिटी, ध्यान से सुनना। अगर देखो सबसे पहले तो ये रेगुलेशंस जो है हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, जिनकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं, जिनकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं। अगर किसी की डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है, और डेट सिक्योरिटीज में क्या आएगा, डेट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, जिसकी डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है 500 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उनके ऊपर ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगी। और जिनकी डेट सिक्योरिटीज 500 करोड़ या उससे ज्यादा लिस्टेड है, उन्हें HVD हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी बोला जाएगा, उन्हें हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी बोला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, अगर कोई लिस्टेड एंटिटी थी जिसकी डेट सिक्योरिटीज, जिसकी लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज 500 करोड़ या उससे ज्यादा की थी, तो उनके ऊपर एक बार रेगुलेशन एप्लीकेबल हो गई। लेकिन अगर कभी भी उनकी डेट सिक्योरिटीज, डेट लिस्टेड सिक्योरिटीज इस लिमिट से 500 करोड़ से कम भी हो गई, तब भी वंस प्रोविजंस एप्लीकेबल देन दे हैव टू कंटिन्यू टू फॉलो दैट रेगुलेशन। यही बात लिखी हुई है। द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस व्हिच बिकम एप्लीकेबल
to the listed entity on the basis of criteria of value of outstanding listed debt securities, अभी पढ़ा ना 500 करोड़, shall continue to apply to such entities even they fall below the threshold limit as per regulation 15(1)(a). ये मैंने आपको दिखा दिया as per regulation 15(1)(a) क्या कहता है। अगर कोई भी listed entity जिसकी debt securities 500 करोड़ या उससे ज्यादा की हैं, जिसकी debt securities listed 500 करोड़ या उससे ज्यादा की हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन 16 से रेगुलेशन 27 एप्लीकेबल हो जाएंगी और उनको हाई वैल्यू डेट लिस्टेड HVD लिस्टेड एंटिटी बोला जाएगा। और अगर एक बार उनके ऊपर प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए, चाहे उनकी लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज उस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम भी क्यों ना हो जाए, उनके ऊपर प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये अमेंडमेंट थी आपकी रेगुलेशन 3 में। फटाफट बिल्कुल मार्केट कैप पे केस स्टडी बनकर आ सकती है, डेट सिक्योरिटीज पर केस स्टडी बनकर आ सकती है। तो रेगुलेशन 3 में फटाफट क्विकली बताइए रेगुलेशन 3 में क्या क्या अमेंडमेंट थी। रेगुलेशन 3 में क्या क्या अमेंडमेंट थी। पहला तो जो ITP था, ITP का नेम रिप्लेस कर क्या कर दिया, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। और नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनका नाम क्या कर दिया, सिंपली उनको क्या कर दिया गया, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। क्या कर दिया गया, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। दीज वर द माइनर चेंजेस। ये क्या थे, माइनर चेंजेस। फिर 2 न्यू क्लॉज ऐड कर दिए गए, 2 न्यू सब रेगुलेशंस ऐड कर दी गई इन रेगुलेशन 3। कौन कौन सी थी, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे प्रोविजंस एप्लीकेबल है और अगर वो एक बार एप्लीकेबल हो गए तो इट विल बी फॉरएवर एप्लीकेबल, चाहे आप मार्केट कैप उस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम भी क्यों ना हो जाए। दूसरा, अगर कुछ प्रोविजंस डेट सिक्योरिटीज के बेस पर एप्लीकेबल है एज पर रेगुलेशन 15। आइए, अगर डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 15(1) ने एज पर अगर डेट सिक्योरिटीज 500 करोड़ या उससे ज्यादा की हैं तो आपको ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो डेट सिक्योरिटीज, लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज आउटस्टैंडिंग चाहे उस लिमिट से कम भी क्यों ना हो जाए, वंस प्रोविजंस एप्लीकेबल देन इट विल बी एप्लीकेबल। आपको उन रेगुलेशंस को कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा, उन प्रोविजंस को कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। यू कैन से दिस वर द सिग्निफिकेंट चेंजेस। ये सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। ये था आपका रेगुलेशन 3 का चेंज, ये था आपका रेगुलेशन 3 में अमेंडमेंट। अब है आपकी रेगुलेशन 18। रेगुलेशन 18 किस पे है, ऑडिट कमेटी पर है। रेगुलेशन 18 किस पे है, ऑडिट कमेटी पर है। रेगुलेशन 18 किस पर है, ऑडिट कमेटी पर है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, बस जेंडर इक्वालिटी का एक चेंज है। देखो, जो ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन होता है, जो ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन होता है, जो ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन होता है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और दूसरा, ही शैल अटेंड AGM। वो उसे क्या अटेंड करनी है, उसे AGM को अटेंड करना है। अब ही के साथ क्या ऐड कर दिया गया, शी ऐड कर दिया गया, मतलब जेंडर इक्वालिटी। तो दीज आर जस्ट नथिंग। तो अब है ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 18। तो चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और ही शैल बी प्रेजेंट एट AGM। अब ही के साथ क्या ऐड कर दिया, शी ऐड कर दिया। तो कह सकते हैं ये चेंज किसका है, जेंडर इक्वालिटी का है। ये कोई चेंज नहीं है, बस जेंडर इक्वालिटी के लिए ही के साथ क्या ऐड कर दिया, शी ऐड कर दिया। दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब आ जाइए रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। अगर आपको याद हो, हम एक टॉपिक पढ़ते थे, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। क्या पढ़ते थे, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, जिसमें हम 21 रोल्स पढ़ते थे ऑडिट कमेटी के। वो रोल्स तो है ही हैं, एक 22nd नंबर रोल ऐड कर दिया गया। 21 रोल्स तो एज इट इज हमें करने ही करने हैं, 22 नंबर एक और रोल ऐड कर दिया गया। क्या ऐड किया, ध्यान से सुनना। अगर लिस्टेड एंटिटी कोई मर्जर कर रही है, अगर लिस्टेड एंटिटी कोई डीमर्जर कर रही है, अगर लिस्टेड एंटिटी कोई अमलगमेशन कर रही है, अगर लिस्टेड एंटिटी कोई मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन एटसेट्रा कर रही है, तो
ऑडिट कमेटी को कंसीडर करना है, ऑडिट कमेटी को कंसीडर करना है, ऑडिट कमेटी को कंसीडर करना है। क्या क्या कंसीडर करेगी ऑडिट कमेटी? ऑडिट कमेटी कंसीडर करेगी रैशनली कि क्या लॉजिक है, क्यों, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है जिसकी वजह से मर्जर डीमर्जर किया जा रहा है। इसका कॉस्ट बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि इस मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन का कॉस्ट बेनिफिट क्या है, इसका रैशनली क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है और इसका क्या इंपैक्ट है, इसका क्या इंपैक्ट है लिस्टेड एंटिटी पे एंड इट्स शेयर होल्डर्स पे। कंसीडर करने के बाद ऑडिट कमेटी आपको इस पे अपने कमेंट देने हैं, इस पे आपको अपने क्या देने हैं, कमेंट देने हैं। तो ऑडिट कमेटी कंसीडर करेगी और कमेंट देगी, ऑडिट कमेटी कंसीडर करेगी और कमेंट देगी किस पे, रैशनली, कि इसका क्या कारण है, इसका कॉस्ट बेनिफिट क्या है और इसका क्या इंपैक्ट है लिस्टेड एंटिटी और शेयर होल्डर्स का ऑफ मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन एटसेट्रा। देखो अगर मैं बात करूं सत्यम मर्जर करना चाहती थी, सत्यम मर्जर करना चाहती थी माई टास्क के साथ, जो रियल, देखो सत्यम तो किसमें थी, सत्यम थी सॉफ्टवेयर्स में और वो किसमें थे, रियल स्टेट में। तो व्हाट इज द रैशनल, ये मर्जर डीमर्जर क्यों हो रहा है, कहीं कोई मतलब अल्टीमेटली ऑडिट कमेटी के ऊपर ऑडिट कमेटी का रोल ऐड कर दिया गया। अगर लिस्टेड एंटिटी कोई मर्जर कर रही है, कोई डीमर्जर, कोई अमलगमेशन कर रही है, ऑडिट कमेटी आपको कंसीडर करना है और आपको कमेंट देना है तीन बातों पे। एक तो रैशनली, क्या कारण है, क्या लॉजिक है ऑफ दिस मर्जर डीमर्जर, क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है और इसका क्या इंपैक्ट है लिस्टेड एंटिटी पे और इनके शेयर होल्डर्स पे। तो ये 22 नंबर कमेंट रोल ऑफ ऑडिट कमेटी ऐड कर दिया गया। ऑडिट कमेटी आपको कंसीडर करना है, ऑडिट कमेटी आपको कंसीडर करना है, ऑडिट कमेटी आपको कमेंट देना है। किन किन बातों पे कमेंट देना है, व्हाट इज द रैशनली, क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्या कॉस्ट बेनिफिट है, क्या इंपैक्ट है ऑफ द स्कीम्स ऑफ मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन एटसेट्रा ऑन द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स शेयर होल्डर्स। तो ये 22 नंबर कमेंट रोल ऑफ ऑडिट कमेटी ऐड किया गया है। दिस इज एन अमेंडमेंट। अब आते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट, रेगुलेशन 25 एंड रेगुलेशन 26, रेगुलेशन 25 एंड रेगुलेशन 26। देखो अगर आपको याद हो मीटिंग, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को मीटिंग करनी होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्या करनी होती है, मीटिंग करनी होती है। फटाफट बताओ व्हाट आर द नॉर्मल प्रोविजन। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कम से कम एक मीटिंग करनी होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कम से कम एक मीटिंग करनी होती है इन अ ईयर, जिसमें कोई भी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, जिसमें कोई भी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा और सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्ट्राइव करना है टू अराइव एट द मीटिंग, कि वो मीटिंग में आए। अब क्या होता था, पहले क्या होता था, सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एटलीस्ट 1 मीटिंग करनी है इन अ ईयर। अब ईयर कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, तो क्लैरिफिकेशन के लिए क्या ऐड कर दिया गया, फाइनेंशियल ईयर, कि सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को होल्ड करनी है एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर। पहले क्या था, ईयर, तो कंफ्यूजन थी, कैलेंडर ईयर की बात हो रही है या फाइनेंशियल ईयर, तो क्लैरिफाई कर दिया गया दैट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर, कि इन्हें फाइनेंशियल ईयर में क्या करनी है, एक मीटिंग होल्ड करनी है। तो पहले सिर्फ वर्ड क्या था, ईयर, अब ईयर के साथ क्या कर दिया गया, फाइनेंशियल ईयर। तो पहले कंफ्यूजन थी कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। तो इस क्लैरिफिकेशन को, इस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए क्या कर दिया गया, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ financial year without presence of non-independent director and they should strive to be present at such meeting। और सब सेम है, बस ईयर के साथ क्या ऐड कर दिया गया, फाइनेंशियल ईयर ऐड कर दिया गया। मेंबरशिप, अगर आपको याद हो, मेंबरशिप, एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनी में मेंबर हो सकता है, एक डायरेक्टर कितनी कमेटीज में, एक डायरेक्टर कितनी कमेटीज में मेंबर हो सकता है, एक डायरेक्टर मैक्सिमम
10 कमेटीज में मेंबर हो सकता है एक डायरेक्टर। मेंबर कितनी कमेटी में हो सकता है? और एक डायरेक्टर चेयरपर्सन, चेयरमैन कितनी कमेटीज में हो सकता है? देखो, एक डायरेक्टर मैक्सिमम 10 कमेटी में मेंबर हो सकता है और मैक्सिमम 5 कमेटीज में चेयरमैन हो सकता है। यही था। अब देखो, एक जेंडर इक्वालिटी के लिए डायरेक्टर shall not be a member in more than 10 committees। मेंबर तो मैक्सिमम 10 कमिटीज में और चेयरपर्सन मैक्सिमम 5 कमिटीज में, इन विच ही और शी इज अ डायरेक्टर। तो ही के साथ क्या ऐड कर दिया? शी। दिस इज अ जेंडर इक्वालिटी अमेंडमेंट, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट। बट अब एक और अमेंडमेंट कर दी गई, ध्यान से सुनना। अब इस कमेटी की लिमिट के लिए, इस कमेटी की लिमिट के लिए कौन सी कंपनी इंक्लूड की जाती थी? ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस कमेटी को काउंट करने के लिए इस कमेटी की लिमिट में कौन सी कंपनीज को इंक्लूड किया जाता था और कौन सी कंपनी को एक्सक्लूड किया जाता था? ये तो मैं ओल्ड प्रोविजंस की बात कर रही हूं। अब देखो, एक डायरेक्टर मैक्सिमम 10 कमेटी में मेंबर हो सकता है और 5 कमेटी में चेयरपर्सन हो सकता है। अब इस कमेटी की लिमिट में इंक्लूड की जाती है इस कमेटी की लिमिट में इंक्लूड की जाती है पब्लिक कंपनीज। क्या इंक्लूड की जाती है? सभी पब्लिक कंपनीज, चाहे वो लिस्टेड हैं चाहे वो लिस्टेड नहीं है, वेदर लिस्टेड और नॉट। ऑल पब्लिक कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट। लेकिन एक्सक्लूड किया जाता था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्सक्लूड किया जाता था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्सक्लूड किया जाता था। फॉरेन कंपनी को क्या किया जाता था? एक्सक्लूड किया जाता था। और अंडर सेक्शन 8 कंपनी को एक्सक्लूड किया जाता था। अंडर सेक्शन 8 कंपनी को एक्सक्लूड किया जाता था। अब एक और एक्सक्लूजन डाल दी गई, जो एचवीडी लिस्टेड एंटिटी है, जो क्या है? एचवीडी लिस्टेड एंटिटी, जो क्या है? एचवीडी लिस्टेड एंटिटी, उसको भी एक्सक्लूड किया जाए। एचवीडी हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी को भी एक्सक्लूड किया जाएगा। ये अमेंडमेंट है। देखो, एक डायरेक्टर मैक्सिमम 10 कमेटी का मेंबर बन सकता है और मैक्सिमम 5 कमेटी का चेयरपर्सन बन सकता है। अब इस कमेटी की लिमिट काउंट करने के लिए हमें इंक्लूड करनी है सभी पब्लिक कंपनी, चाहे वो लिस्टेड है चाहे वो अनलिस्टेड है। और एक्सक्लूड करते थे प्राइवेट कंपनी को, फॉरेन कंपनी को, अंडर सेक्शन 8 कंपनी को। ये प्रोविजंस तो एज इट इज ही है, लेकिन एक और ऐड कर दिया गया, अगर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी है उसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। एचवीडी लिस्टेड एंटिटी को भी एक्सक्लूड किया जाएगा। दिस इज द अमेंडमेंट। क्विकली आ जाइए। अब इस कमेटी की लिमिट के लिए किसके लिए? लिमिट के लिए ऑल पब्लिक कंपनीज को क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। ऑल पब्लिक कंपनीज को क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है, चाहे लिस्टेड है चाहे लिस्टेड नहीं है। लेकिन एक्सक्लूड की जाती थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फॉरेन कंपनी और अंडर सेक्शन 8 कंपनी। ये तो पहले भी था। अब क्या ऐड कर दिया गया? अगर कोई हाई एचवीडी लिस्टेड एंटिटी है उसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। अब इस कमेटी की लिमिट काउंट करने के लिए क्या क्या एक्सक्लूड हो जाएगी? प्राइवेट कंपनीज एक्सक्लूड हो जाएगी, पहले भी होती थी। अंडर सेक्शन 8 कंपनी एक्सक्लूड हो जाएगी, पहले भी होती थी। फॉरेन कंपनी एक्सक्लूड हो जाएगी, पहले भी होती थी। लेकिन अब एचवीडी लिस्टेड एंटिटी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी को भी एक्सक्लूड किया जाएगा। ये चेंज था आपका। ठीक है। फिर एग्रीमेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग इन सिक्योरिटीज, इसमें हिमसेल्फ के साथ क्या ऐड कर दिया? हर सेल्फ ऐड कर दिया गया। जेंडर इक्वालिटी नथिंग इज इन दिस सब रेगुलेशन। अब आ जाते हैं डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डिंग। देखो, जब भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट होते थे, जब भी क्या होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। जब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं। जब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं, तब उन्हें अपनी क्या बतानी पड़ती है? उन्हें अपनी शेयर होल्डिंग बतानी पड़ती है कि वो कितने शेयर होल्ड करते हैं ऑफ लिस्टेड एंटिटी। तो उन्हें अपनी क्या डिस्क्लोज करनी पड़ती थी? शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करनी पड़ती थी। देखो, जब भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट होते थे तो उन्हें अपनी शेयर होल्डिंग को क्या करना होता था? डिस्क्लोज करना होता था। और जो एजीएम का, जो जनरल मीटिंग में इन्हें अपॉइंट करना है, उसके नोटिस में ये डिटेल्स दी जाती थी। ये सभी डिटेल्स दी जाती थी। फटाफट पढ़ते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर शेयर होल्डिंग। देखो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपनी शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करना पड़ता था। बोथ ओन और हेल्ड बाय और फॉर अदर पर्संस ऑन अ बेनिफिशियल बेसिस। अगर वो बेनिफिशियल ओनर है तब भी उन्हें वो भी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करनी पड़ती थी इन द लिस्टेड एंटिटी, जिस
जिसमें उन्हें डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपनी अपॉइंटमेंट से पहले अपनी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करनी पड़ती थी और ये इस डिस्क्लोजर्स की डिटेल्स नोटिस टू जनरल मीटिंग में भी दी जाती थी, जिस मीटिंग में डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। इस रेगुलेशन को डिलीट कर दिया गया, इस रेगुलेशन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि डुप्लीकेशन हो रही थी। बिकॉज ये बात रेगुलेशन 36 में भी ऑलरेडी है, ये बात रेगुलेशन 36 में ऑलरेडी है। तो डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए, किसको अवॉइड करने के लिए? डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए यहां से इस रेगुलेशन में से इसे डिलीट कर दिया गया क्योंकि ये ऑलरेडी रेगुलेशन 36 में कवर है। और रेगुलेशन 36 किस पे है? इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, जो हमारे सिलेबस में भी है। तो पहले हम आ ही जाते हैं किस पे? रेगुलेशन 36 में। रेगुलेशन 36 में देखो, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर, जब भी न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट किया जाता है तो शेयर होल्डर्स को ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है अबाउट द डायरेक्टर। अगर कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट किया जाता है तो ये डिटेल्स किसको देनी पड़ती हैं? ये डिटेल्स किसको देनी पड़ती हैं? ये डिटेल्स शेयर होल्डर्स को देनी पड़ती हैं। ये डिटेल किसको देनी पड़ती है? शेयर होल्डर्स को देनी पड़ती है। जब भी डायरेक्टर को अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट किया जाता है तो ये डिटेल्स किसको देनी होती है? शेयर होल्डर्स को देनी होती है। उनकी ब्रीफ रिज्यूम देना होता है। और देखो, हिज पहले था नेचर ऑफ हिज एक्सपर्टीज, अब इसको डिलीट कर दिया गया, मतलब जेंडर इक्वालिटी की कोई अमेंडमेंट नहीं है। देखो, शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द लिस्टेड एंटिटी इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग एज अ बेनिफिशियल ओनर। और अब ये ऐड किया गया है इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग एज अ बेनिफिशियल ओनर। तो अल्टीमेटली जब भी कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने शेयर होल्ड करते हैं उस लिस्टेड एंटिटी में? उस लिस्टेड एंटिटी में ओन या फिर इन एज अ बेनिफिशियल ओनर, कितने खुद होल्ड करते हैं और कितने एज अ बेनिफिशियल ओनर होल्ड करते हैं, तो ये उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को ये इंफॉर्मेशन जा रही है थ्रू रेगुलेशन 36। अगर चली गई तो दोबारा से 20 तो रेगुलेशन 26 में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए वहां से डिलीट कर दिया गया और इसे यहाँ ऐड तो था ही। तो अल्टीमेटली डुप्लीकेसी को रिड्यूस कर, डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए वहां से इस बात को डिलीट कर दिया गया क्योंकि इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर जब भी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है तो ये डिटेल्स जाती हैं। तो इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो अल्टीमेटली रेगुलेशन 36 के थ्रू ये इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को जा रही है। तो दोबारा से ऑब्वियसली ये बात डुप्लीकेसी के लिए उसे वहां से डिलीट कर दिया गया। क्लियर हुई बात? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कुछ है जेंडर इक्वालिटी। हिज के साथ क्या ऐड कर दिया? हर। इसके साथ क्या ऐड कर दिया? हर। ही के साथ क्या ऐड कर दिया? शी। तो जेंडर इक्वालिटी, दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने हाईलाइट कर दिया, तो आप इसको देख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। देखो क्या है, डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस। देखो किसको, ध्यान से सुनना, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का इंश्योरेंस करवाना है। किसका? ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या करवाना है? इंश्योरेंस करवाना है। किसका? ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या करवाना है? ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के हित के लिए सोचो, सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या करवाओ? इंश्योरेंस करवाओ। एज पर डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, एज डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस, सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या करवाना है? इंश्योरेंस करवाना है। ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का इंश्योरेंस करवाना है। कौन सी लिस्टेड एंटिटी को इंश्योरेंस करवाना है? जो क्या है, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी है एज पर मार्केट कैप, एज पर मार्केट कैप, जो क्या है टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी है, उन्हें क्या करवाना है? ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का इंश्योरेंस करवाना है। और जो HVD हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी है, उनको अपने सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंश्योरेंस करवाना है। टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी को एज पर मार्केट कैप अपने सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंश्योरेंस करवाना है। और HVD
एचवीडी लिस्टेड एंटिटी को अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है। देखो क्या हुआ, 1 जन को इस 500 को क्या कर दिया गया, 1000 कर दिया गया। 1 जन को क्या कर दिया गया, 1000 कर दिया गया। लेकिन 1 जन से पहले ये लिमिट कितनी थी, 500 थी। लेकिन अब मैंने 1000 लिख दिया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ इस क्लोज में अमेंडमेंट है। तो आज की डेट में जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो यहाँ क्या है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी। लेकिन आपके अटेम्प्ट के लिए कितना था, टॉप 500, क्योंकि 1 जन को ये अमेंडमेंट आई थी। फटाफट पढ़ते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जन 2022 टॉप 1000, ये टॉप 1000 की अमेंडमेंट कब आई थी, ये 1 जन को आई थी। लेकिन 1 जन से पहले ये लिमिट कितनी थी, 500 थी। तो कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में आपको 500 मिलेगा तो उन्होंने 1 जन से पहले की अमेंडमेंट कवर किया। तो मुझे लगा कि इसमें 1000 कर देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल आज की डेट में लिमिट कितनी है, 1000। तो 1 जन 2022 से टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी को बाय मार्केट कैप एज कैलकुलेटेड एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शेल अंडरटेक डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस। देखो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी को अपने ऑल देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है। कितने क्वांटम का करवाना है, कितने रिस्क का करवाना है, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। और एचवीडी लिस्टेड एंटिटी को भी अपने सभी डायरेक्टर्स का इंश्योरेंस करवाना है। कितना सम इंश्योर्ड होगा, क्या क्या रिस्क कवर होंगे, तो ये कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आप ये नोट कर लीजिए, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, आप बस इतना नोट कर लीजिए, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्या कर, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है। किसको, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी को एज पर मार्केट कैप एज पर द इमीडिएट 31 मार्च ऑन इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। और एचवीडी लिस्टेड एंटिटी, हाई वैल्यू लिस्टेड एंटिटी, हाई वैल्यू लिस्टेड एंटिटी को भी अपने सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंश्योरेंस करवाना है। और 1 जन 2022 को इस 500 को कितना कर दिया है, 1000 कर दिया है। तो ये नोट कर लीजिए, दिस इज द जस्ट क्लोज कि सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंश्योरेंस करवाएगी कौन, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी। लेकिन 1 जन 2022 को इस लिमिट को कितना कर दिया, 1000। और दूसरा एचवीडी हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी को भी अपने सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है। ये खत्म हो गया आपका ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। अब आते हैं विजिल मैकेनिज्म। देखो विजिल मैकेनिज्म के साथ वर्ड ऐड कर दिया, विसल ब्लोअर पॉलिसी। क्या ऐड कर दिया, विसल ब्लोअर पॉलिसी। अब कैसे लिखते हैं, विजिल मैकेनिज्म स्लैश विसल ब्लोअर पॉलिसी। पहले नहीं लिखते थे, पहले सिर्फ विजिल मैकेनिज्म लिखा हुआ था, विजिल मैकेनिज्म के साथ स्लैश लगाकर क्या लिख दिया, विसल ब्लोअर पॉलिसी। दिस इज नथिंग। अब आते हैं सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको याद हो सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी, 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 सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी। अगर आपको याद हो एक पॉइंट होता था, एक पॉइंट था कि अगर सब्सिडरी, अगर लिस्टेड एंटिटी, अगर लिस्टेड एंटिटी शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर रही है, अगर लिस्टेड एंटिटी क्या कर रही है, शेयर डिस्पोज कर रही है, अगर लिस्टेड एंटिटी क्या कर रही है, शेयर डिस्पोज कर रही है ऑफ इट्स मटेरियल सब्सिडरी। अगर लिस्टेड एंटिटी क्या कर रही है, डिस्पोज कर रही है, डिस्पोज ऑफ शेयर्स कर रही है फ्रॉम मटेरियल सब्सिडरी। व्हाट इज मटेरियल सब्सिडरी, फटाफट बताओ, मटेरियल सब्सिडरी क्या होती है, मटेरियल सब्सिडरी वो होती है, मटेरियल सब्सिडरी वो होती है जिसकी इनकम और नेटवर्थ, जिसकी इनकम और नेटवर्थ 10% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और कंसोलिडेटेड नेटवर्थ से ज्यादा होती है, तो उसे मटेरियल सब्सिडरी कहा जाता है। तो अगर लिस्टेड एंटिटी शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर रही है फ्रॉम मटेरियल सब्सिडरी, जिसका रिजल्ट ये आएगा कि उसकी शेयर होल्डिंग रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी शेयर होल्डिंग, उस लिस्टेड एंटिटी की शेयर होल्डिंग रिड्यूस हो जाएगी टू लेस देन 50%।
50%, अगर उसकी शेयर होल्डिंग लेस देन 50% हो जाएगी तो क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। मतलब एसआर पास करना पड़ेगा। अगर लिस्टेड एंटिटी कभी भी शेयर्स डिस्पोज करती है मटेरियल सब्सिडरी के, जिसका रिजल्ट ये आता है कि उसकी शेयर होल्डिंग रिड्यूस हो जाती है टू लेस देन 50% इन मटेरियल सब्सिडरी, मतलब उसकी अब सब्सिडरी ही नहीं रहेगी, तो उसे क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। आप बताओ सब्सिडरी कब होती है? अगर शेयर होल्डिंग किससे ज्यादा होती है? 50% से ज्यादा होती है। लेस देन 50% से कम की शेयर होल्डिंग अगर 50% भी हो गई तब भी वो सब्सिडरी तो रहेगी नहीं। ऑब्वियसली सब्सिडरी कब होगी? अगर शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा है। तो अल्टीमेटली अगर 50% भी शेयर होल्डिंग हो गई तो वो सब्सिडरी तो रहेगी नहीं। तो इस लेस देन को क्या कर दिया गया? लेस देन के साथ क्या कर दिया? लेस देन और इक्वल टू 50%। अगर लिस्टेड एंटिटी कभी भी अपने शेयर्स डिस्पोज ऑफ करती है फ्रॉम मटेरियल सब्सिडरी, जिसका रिजल्ट ये आएगा कि उसकी शेयर होल्डिंग रिड्यूस हो जाएगी टू 50% और लेस देन 50%, तो 50% भी हो जाएगी, इक्वल टू और लेस देन 50% हो जाएगी, तो एसआर पास करना पड़ेगा। तो लेस देन के साथ क्या ऐड कर दिया गया? इक्वल टू 50% और लेस देन 50% और इक्वल टू 50%। तो पहले क्या था? लेस देन 50%, तो अब लेस देन के साथ क्या ऐड कर दिया? अगर 50% भी हो जाएगी तब भी क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली सब्सिडरी ही नहीं रहेगी। क्लियर हुई बात? अब दो बातें हैं, क्लियर हुई ये वाली बात। अब है सेक्रेटेरियल ऑडिट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। देखो एक होती है सेक्रेटेरियल ऑडिट, एक क्या होती है? सेक्रेटेरियल ऑडिट, और एक होती है सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। एक होती है सेक्रेटेरियल ऑडिट और एक होती है सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। एक होती है सेक्रेटेरियल ऑडिट और एक होती है सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। देखो सेक्रेटेरियल ऑडिट में क्या किया जाता है? सेक्रेटेरियल ऑडिट में जो भी उस एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं उनका कंप्लायंस देखा जाता है, उनकी ऑडिट की जाती है। जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है टू द लिस्टेड एंटिटी, उनको उनकी ऑडिट की जाती है कि वो लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं करे। तो सभी एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी ऑडिट करवाई जाती है, जिसे सेक्रेटेरियल ऑडिट बोला जाता है। और कंपनीज एक्ट का भी सेक्शन इस पे सेक्शन एप्लीकेबल होता है। सेक्रेटेरियल ऑडिट पे एक सेक्शन है और वो बताता है कि किन किन कंपनीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी है। और सेबी एलओडीआर क्या कहता है? सेबी एलओडीआर कहता है सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी है सभी किसको? लिस्टेड एंटिटी को। सभी किसको? लिस्टेड एंटिटी को क्या करवानी है? सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी है। एंड मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी को, पहले भी था ये, तो सभी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी को क्या करवानी है? सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी है। किसको सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी है? सभी लिस्टेड एंटिटी को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी है। और मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी और उनकी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी, उनको भी क्या करवानी है? एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी है। और जो सेक्रेटेरियल ऑडिट की रिपोर्ट होगी, जो सेक्रेटेरियल ऑडिट की रिपोर्ट होगी, जो क्या होगी? सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट होगी। जो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट होगी उसे अनेक्स किया जाएगा इन एनुअल रिपोर्ट। दिस इज द चेंज। देखो ये तो पहले भी था कि सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी है लिस्टेड एंटिटी को एंड मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी को, लेकिन ये ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? कि सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट को अनेक्स किया जाएगा इन एनुअल रिपोर्ट। जैसे हमारी ऑडिट रिपोर्ट जाती है ना एनुअल रिपोर्ट में, वैसे ही सेक्रेटेरियल ऑडिट को भी अहमियत दी गई और कहा कि सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट को भी एनुअल रिपोर्ट में क्या किया जाएगा? अनेक्स किया जाएगा। फटाफट पढ़ते हैं। एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, उनको सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी है। अमेंडमेंट यहां आई कि उनको अनेक्स करनी है, कंपनी को अनेक्स करनी है, लिस्टेड एंटिटी एंड मटेरियल लिस्टेड सब्सिडरीज को अनेक्स करनी है सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट जो सीएसए इन प्रैक्टिस करता है विद द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। उन्हें अपनी एनुअल रिपोर्ट में सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट को क्या करना है? एनेक्स करना है। दिस इज द चेंज। क्लियर हुई बात? पक्का? अब आते हैं अगली बात।
सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, देखो सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट भी सीएस इन प्रैक्टिस करता है, लेकिन सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट में सेबी एक्ट का कंप्लायंस चेक किया जाता है कि सेबी एक्ट कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, सेबी एक्ट, सेबी की रेगुलेशंस का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा, सेबी के सर्कुलर का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सेबी एक्ट, सेबी रेगुलेशन, सेबी के सर्कुलर का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट होती है, सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट होती है। देखो लिस्टेड एंटिटी को, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, लिस्टेड एंटिटी के, लेकिन यहाँ MUS नहीं है, मतलब मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी को नहीं, इंडेक्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी को नहीं, सिर्फ लिस्टेड एंटिटी को, सिर्फ किसको, लिस्टेड एंटिटी को। यहाँ क्या कवर नहीं है, यहाँ मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी कवर नहीं है। सभी लिस्टेड एंटिटी को अपनी सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट विदिन 60 डेज, विदिन 60 डेज ऑफ एंड ऑफ, विदिन 60 डेज ऑफ एंड ऑफ, विद इन 60 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, ईच फाइनेंशियल ईयर जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसके 60 डेज के अंदर किसको सबमिट करनी है, स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करनी है। क्या है, सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसके 60 डेज के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को आपको लिस्टेड एंटिटी को क्या सबमिट करनी है, सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। तो ये अमेंडमेंट है, एवरी लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करनी है सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट कितने दिन के अंदर, विद इन 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, किसको, स्टॉक एक्सचेंजेस को। तो एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट इट्स सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट to the stock exchanges within 60 days of end of each financial year। और यहाँ listed entity है, its material subsidiary covered नहीं है, MUS covered नहीं है, सिर्फ listed entity को अपनी secretarial compliance report financial year के खत्म होने के 60 दिन के अंदर stock exchange को submit करनी है। रेगुलेशन 36 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ अ वेरी वेरी मेजर अमेंडमेंट दैट इज इन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, लास्ट एंड अ मेजर अमेंडमेंट, लास्ट नहीं मतलब सेकंड लास्ट एंड अ मेजर अमेंडमेंट दैट इज इन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज अ मेजर अमेंडमेंट्स किसमें आई हैं, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में आई हैं। सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स ही किसमें है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में है, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स ही किसमें है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में है। आप बताओ, अगर आपको याद हो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए, सबसे पहले क्या कहा था, मैं बात करती हूँ ओल्ड प्रोविजन और फिर बात करूंगी न्यू प्रोविजन। देखो पहले क्या कहा था कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मेजॉरिटी क्या होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, मेजॉरिटी मेंबर्स किससे होने चाहिए, बोर्ड से होने चाहिए। और अगर लिस्टेड एंटिटी के आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स हैं, अगर यहाँ सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स हैं, अगर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स हैं तो उनके 2/3 मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, उनके 2/3 मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ये था ओल्ड प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन क्या आया कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में एटलीस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए। ये बात पहले नहीं थी, ये अमेंडमेंट अब आया है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में एटलीस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में एटलीस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए और जिसमें मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए, बोर्ड होने चाहिए। जिसमें मेजॉरिटी कौन से मेंबर होने चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, मेजॉरिटी बोर्ड के मेंबर्स होने चाहिए। इसमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, इसमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और अगर इनके आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स हैं तो इनके 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो इनके एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये इनकी न्यू प्रोविजन ऐड कर दिया गया कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से मेजॉरिटी बोर्ड के होने चाहिए, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और अगर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स है तो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ध्यान से समझिए, देखो क्या कहा गया। सबसे पहले तो आपको देखना है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, सबसे पहले तो मेंबर मिनिमम कितने होने चाहिए, मेंबर मिनिमम 3 होने चाहिए। मेंबर मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जिसमें से एटलीस्ट 50% मतलब
मेजॉरिटी किससे होनी चाहिए, मेजॉरिटी बोर्ड के मेंबर्स होने चाहिए, मेजॉरिटी बोर्ड से होने चाहिए। उसके बाद आपको देखना है क्या कंपनी के आउटस्टैंडिंग सुपीरियर इक्विटी राइट शेयर्स हैं, क्या आउटस्टैंडिंग सुपीरियर इक्विटी शेयर्स हैं, क्या कंपनी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर इक्विटी शेयर्स हैं, या तो होंगे या नहीं होंगे। अगर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर इक्विटी राइट शेयर्स हैं तो 2/3 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। लेकिन अगर सुपीरियर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर इक्विटी राइट शेयर्स नहीं है तो एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर हुई बात। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में पहले प्रोविजन क्या था, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स है तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ कमेटी शेल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अब न्यू प्रोविजन ऐड कर दिया गया, मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए। मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए, मेंबर्स ऑफ बोर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और अगर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर इक्विटी राइट शेयर्स हैं तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्लियर हुई बात। दिस इज द मेजर चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। कम से कम 3 डायरेक्टर्स, जिसमें से कम से कम 3 मेंबर्स, जिसमें से मेजॉरिटी बोर्ड के मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर इक्विटी राइट शेयर्स हैं तो आउटस्टैंडिंग सुपीरियर इक्विटी राइट शेयर्स है तो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। चेयरपर्सन बोर्ड का मेंबर होना चाहिए। हाँ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। बोर्ड बताएगा कि क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के, एंड मे डेलीगेट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान टू द कमेटी। और वो डेलीगेट कर सकता है कि आपको ही मॉनिटर करना है और रिव्यू करना है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। और सच फंक्शंस जो बोर्ड डिसाइड करेगा, तो बोर्ड डिसाइड करेगा कि उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें क्या फंक्शंस देने हैं। सच फंक्शन शैल स्पेसिफिकली कवर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। ये पहले भी था। फिर क्या हुआ, अब जो अमेंडमेंट आई तो देखो, अगर आपको याद हो शेड्यूल 2 में ही रोल ऑफ ऑडिट कमेटी दिया हुआ है, जिसमें हम 22 रोल्स पढ़ते हैं। 21 तो पहले ही पढ़ते थे, 22nd रोल आज हमने किया। वैसे ही शेड्यूल 2 में कमेटीज के भी रोल्स दिए हुए हैं कि कमेटीज के क्या रोल होंगे। शेड्यूल 2 में कमेटी के भी क्या दिए हुए हैं, रूल दिए हुए हैं। शेड्यूल 2 में कमेटी के क्या दिए हुए हैं, रूल दिए हुए हैं। शेड्यूल 2 में कमेटी के क्या दिए हुए हैं, रूल दिए हुए हैं। ये देखो, ये शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 में सभी कमेटीज के रोल दिए हुए हैं कि किस कमेटी का क्या क्या रोल है। देखो, शेड्यूल 2 में सभी कमेटीज के क्या दिए हुए हैं, ये चल रहा है, सॉरी, शेड्यूल 2 में सभी कमेटीज के भी रोल दिए हुए हैं। वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के भी रोल्स कहाँ दिए हुए हैं, शेड्यूल 2 में दिए हुए हैं। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के भी रोल्स कहाँ दिए हुए हैं, शेड्यूल 2 में दिए हुए हैं। वेट, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। देखो, शेड्यूल 2 में सभी के रूल्स दिए हुए हैं। जस्ट वेट, ये आएगा। तो जो देखो, ये शेड्यूल 2 में ऑडिट कमेटी के 22nd नंबर रोल जो मैंने अभी आपको पढ़ाया दिखाई देती है। देखो, 22nd नंबर रोल अभी आज हमने पढ़ा है ना, कंसीडर एंड कमेंट रेशनल कॉस्ट बेनिफिट्स। वैसे ही रोल दिए हुए हैं किसके, सभी देखो रोल दिए हुए हैं स्टेक होल्डर्स कमेटी के, रोल दिए हुए हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के। तो जो शेड्यूल 2 में, ये हमारे सिलेबस में नहीं है अभी तक, तो पता नहीं बाद में ICI दे, अभी तक तो नहीं है। तो ये रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी दिए हुए हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को ये रोल भी फुलफिल करने हैं। प्रोवाइडेड दैट, फटाफट पढ़ लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शेल मैंडेटरी इंक्लूड। तो जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इसमें आपको मैंडेटरी इंक्लूड करने हैं जो रोल शेड्यूल 2 में दिए हुए हैं, पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2 में दिए हुए हैं। क्लियर हुई बात हो, दिस वाज नथिंग। अब ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेबिलिटी, पहले क्या होता था, अगर मैं ओल्ड प्रोविजंस की बात करूं, जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी थी, जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी थी, वो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज को बनानी होती थी। अगर मैं ओल्ड प्रोविजंस की बात करूं, तो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी को क्या कॉन्स्टिट्यूट करनी होती थी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। लेकिन न्यू प्रोविजन क्या है, ध्यान से सुनना, न्यू प्रोविजन क्या है, टॉप
1000 लिस्टेड एंटिटीज, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी को क्या बनानी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। तो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और HVD लिस्टेड एंटिटी जो क्या है, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, उनको भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। दिस इज द मेजर चेंज कि जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी है उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूट करनी है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, और HVD लिस्टेड एंटिटी को भी कॉन्स्टिट्यूट करनी है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो प्रोविजंस ऑफ दिस देखो, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, इन्हें क्या कॉन्स्टिट्यूट करनी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। पहले क्या था, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी और HVD लिस्टेड एंटिटी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी को भी क्या कॉन्स्टिट्यूट करनी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। पहले क्या होता था, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को वंस इन अ ईयर मीटिंग करनी है, लेकिन अब प्रोविजंस चेंज हो गए, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को कम से कम साल में 2 बार मीटिंग करनी है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को पहले 1 मीटिंग करनी होती थी, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को अब कम से कम 2 मीटिंग करनी है, और 2 मीटिंग में गैप 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स, देखो, the meeting of risk management committee shall be conducted in such a manner that on a continuous not more than 180 days shall elapse between 2 consecutive meetings, और 2 मीटिंग में गैप 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को कम से कम कितनी मीटिंग करनी है, कम से कम 2 मीटिंग करनी है, और 2 मीटिंग में गैप 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हुई बात। अब आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को पावर है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इंफॉर्मेशन मांग सकती है किसी भी एम्प्लॉई से। अगर उन्हें कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो वो आउटसाइड से भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं, वो कोई आउटसाइड से एडवाइस ले सकते हैं, आउटसाइडर से। ये पावर्स है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को, पावर दे दी गई कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इंफॉर्मेशन मांग सकती है एम्प्लॉय से। ऑडिट कमेटी की भी तो थी यही पावर्स, वो ऑडिट कमेटी की भी तो ऐसी पावर्स ही थी कि वो इंफॉर्मेशन मांग सकती है एम्प्लॉय से। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इंफॉर्मेशन मांग सकती है एम्प्लॉय से, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आउटसाइड से एडवाइस ले सकती है। और अगर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को अपनी मीटिंग में अगर इनवाइट करना है किसी आउटसाइडर्स को, वो बिल्कुल अपनी मीटिंग में आउटसाइडर्स को इनवाइट कर सकते हैं। वो अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स विद रेलेवेंट एक्सपर्ट एज इट कंसीडर्स नेसेसरी, तो वो बिल्कुल अपनी मीटिंग में अटेंडेंस करवा सकते हैं ऑफ आउटसाइडर्स, तो बिल्कुल वो इनवाइट कर सकते हैं अपनी मीटिंग में टू द आउटसाइडर्स एज दे डीम फिट। क्लियर हुई बात। कोरम, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में पहले कोरम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब कोरम की रिक्वायरमेंट दे दी गई। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कोरम क्या होगा, 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी विच एवर इज हायर, और जिसमें एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। तो मैं क्विकली आपको रिवाइज करवाती हूँ क्या क्या चेंज आए एज पर ओल्ड प्रोविजन। देखो, ओल्ड वर्सेस न्यू प्रोविजन। देखो, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हम क्या पढ़ रहे हैं, RMC, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। क्या पढ़ रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। आप बताओ, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं थी, लेकिन अब कह दिया कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में एटलीस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए। पहले एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, और मेजॉरिटी बोर्ड के होने चाहिए, मेजॉरिटी बोर्ड के होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट पहले भी थी कि मेजॉरिटी किसके होने चाहिए, बोर्ड के होने चाहिए। एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स हैं तो उसके 2/3 एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट पहले भी थी। आउटस्टैंडिंग सुपीरियर इक्विटी राइट शेयर्स हैं तो एटलीस्ट 2/3 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये हो गया ओल्ड वर्सेस न्यू। आई थिंक सो आपको ये समझ आ गया होगा, आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या कहा, एक सेकेंड, उसके बाद क्या था, उसके बाद फंक्शंस में एज सच कुछ नहीं था कि जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो शेड्यूल 2 में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, कम से कम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, रोल्स में इंक्लूड होनी चाहिए, कम से कम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद क्या था, हाँ, इनकी
इनको कम से कम कितनी मीटिंग करनी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को ओल्ड प्रोविजन 1 मीटिंग करनी है और इसमें एटलीस्ट 2 मीटिंग्स करनी है, इन्हें एटलीस्ट 2 मीटिंग्स करनी है। और गैप 2 मीटिंग में, गैप बिटवीन 2 मीटिंग शेल नॉट बी मोर देन 180 डेज। 2 मीटिंग में गैप 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 मीटिंग में गैप 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी किसको बनानी होती थी पहले? टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी होती थी। अब टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है और एचवीडी लिस्टेड एंटिटी जिसकी हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी है उन्हें क्या बनानी है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है। पहले पावर्स नहीं दी होती थी, अब पावर दे दी गई कि वो एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, वो आउटसाइड से एडवाइस ले सकते हैं और वो अपनी मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। कोरम की पहले कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब कह दिया कि कम से कम कोरम कितना होगा? 2 और 1/3 ऑफ मेंबर, 2 और 1/3 ऑफ मेंबर विच एवर इज हायर। और एटलीस्ट इसमें कम से कम एक बोर्ड का मेंबर अटेंड होना चाहिए, एक बोर्ड का मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक बोर्ड का मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। अब मैं आपको एक मेमोरी बुक देती हूँ जिसमें मेमोरी बुक में हम पूरा सेबी एलओडीआर करते हैं। मेमोरी बुक के थ्रू अगर आपको याद हो, मैं मेमोरी बुक में आपको एक कमेटीज़ की डिटेल बनाती हूँ, मैं मेमोरी बुक में आपको ये कमेटीज़ की डिटेल देती हूँ। तो फटाफट आ जाइए आप अपनी मेमोरी बुक पे और मेमोरी बुक में जो हम कमेटीज़ की डिटेल बनाते हैं उसमें आप चेंज कर लीजिए। देखो ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए? सब में 3 था, वो कहते हैं इधर भी करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 3 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से मेजॉरिटी किसके होने चाहिए? बोर्ड के होने चाहिए। ये बात तो पहले भी लिखी हुई है कि मेजॉरिटी मेंबर्स किसके होने चाहिए? बोर्ड के होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट, यहां कर लो, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और अगर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर इक्विटी राइट शेयर्स हैं तो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। मीटिंग 1 नहीं होगी, अब मीटिंग्स एटलीस्ट कितनी होंगी? 2 होंगी। गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स, गैप बिटवीन 2 meetings shall not be, gap between 2 meetings shall not be shall not be more than 180 days। तो गैप बिटवीन 2 meetings shall not be more than 180 days। ये बात लिख लीजिए। कोरम की रिक्वायरमेंट पहले तो थी नहीं, लेकिन अब है 2 और 1/3 ऑफ मेंबर, 2 और 1/3 ऑफ मेंबर विच एवर इज हायर। और इसमें एक क्या होगा? 1 मेंबर फ्रॉम बोर्ड होगा। एक क्या होगा? 1 मेंबर फ्रॉम बोर्ड होगा। 1 मेंबर क्या होगा? फ्रॉम बोर्ड होगा। और एप्लीकेबिलिटी आप कर लीजिए। अब किस पे एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेबिलिटी को आप मैं यहां लिख देती हूँ। एप्लीकेबिलिटी किस पे होगी? टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी के ऊपर, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। और एचवीडी लिस्टेड एंटिटी को क्या बनानी पड़ेगी? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। तो आप इस चार्ट को भी क्या कर लेना? अपडेट कर लेना। आप इस चार्ट को भी क्या कर लेना? अपडेट कर लेना। दिस वाज द मेजर अमेंडमेंट दैट वाज इन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। क्लियर हुई बात? कम से कम 3 मेंबर होंगे, मेजॉरिटी बोर्ड होगा, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा और आउटस्टैंडिंग सुपीरियर इक्विटी राइट शेयर्स हैं तो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। मीटिंग 2 करनी पड़ेंगी और 2 मीटिंग में गैप 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोरम 2 और 1/3 ऑफ मेंबर्स विच एवर इज हायर, एटलीस्ट 1 member from the board, 1 member from the board। एप्लीकेबिलिटी 1000 listed entity and HVD listed entity, these were the major changes। अब आते हैं related party disclosures। related party disclosures देखो, जो listed entities होती हैं, जो क्या होती हैं? listed entities होती हैं। जो क्या होती हैं? listed entities होती हैं। जो listed entities होती हैं उन्हें क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है। उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उन्हें क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसको देनी होती है? स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है। इन्हें क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट, देखो सभी लिस्टेड एंटिटी को अपनी क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है। पहले कितने दिन में देनी होती थी? 15 डेज ऑफ एंड ऑफ द क्वार्टर। अब इस 15 डेज को क्या कर दिया गया? 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर खत्म होने के 21
21 दिन के अंदर उन्हें क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ेगी। पहले ये रिक्वायरमेंट कितनी थी, 15 दिन की थी, लेकिन अब 15 दिन से इसको कितना कर दिया, 21 दिन कर दिया। तो लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करनी होती है क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, एज स्पेसिफाइड बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, मतलब सेबी, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पहले कितने दिन में देनी थी, 15 दिन में, अब क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट कितने दिन में देनी है, 21 दिन में देनी है फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर। और सेम यही बात है, लिस्टेड एंटिटी को क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 21 दिन में देनी है। पहले ये रिक्वायरमेंट कितनी थी, 15 दिन की थी। अब एक छोटी सी चीज और चेंज हुई। देखो लिस्टेड एंटिटी, ये बात हम पहले भी पढ़ते थे, हमने अपनी नॉर्मल क्लास में भी पढ़ी थी। देखो जो भी लिस्टेड एंटिटी है, जो भी लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड एंटिटी अपनी क्या बनाएंगी, लिस्टेड एंटिटी अपनी क्या बनाती है, हाफ ईयर, लिस्टेड एंटिटी अपनी हाफ ईयर की क्या बनाती है, हाफ ईयर की क्वार्टर, हाफ ईयर की क्या बनाती है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या बनाते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, हाफ ईयर के क्या बनाते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो जब ये अपने हाफ ईयर के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिश करेंगे, जब लिस्टेड एंटिटी अपने हाफ ईयर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी, पब्लिकेशन ऑफ हाफ ईयर स्टैंड अलोन, publication of half year standalone financial results and consolidated financial result, उसके 30 दिन के अंदर जब लिस्टेड एंटिटी अपने हाफ ईयर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी, उसके 30 दिन के अंदर इन्हें स्टॉक एक्सचेंज को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इन्हें रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा जो एएस में प्रिस्क्राइब है, जो रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 18 इंडियस 24 में प्रिस्क्राइब है। ये रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, ये रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, ये रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस एक तो वेबसाइट पे डालना पड़ेगा और एक इन्हें स्टॉक एक्सचेंज में देना पड़ेगा। ये हम पहले भी पढ़ते थे। देखो सभी लिस्टेड एंटिटी को विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द हाफ ईयर, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस इन द फॉर्मेट जो रेलेवेंट एएस में दिया, एक तो स्टॉक एक्सचेंज पे देना है और एक वेबसाइट पे पब्लिश करना है। तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, देखो जो भी लिस्टेड एंटिटी है, हम पहले भी ये बात पढ़ते थे, लिस्टेड एंटिटी जब पब्लिश करेगी, लिस्टेड एंटिटी जब क्या करेगी, पब्लिश करेगी अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन हाफ ईयर बेसिस, जब हाफ ईयर के कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिजल्ट्स या फिर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी, उसके 30 डेज के अंदर उनको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स देना है एज पर एएस, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देना है एज पर एएस ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। एक तो कहां देना है, एक तो इनको स्टॉक एक्सचेंज में देना है और दूसरा इनको अपनी किस पर डालना है, दूसरा इनको अपनी वेबसाइट पर डालना है। ये बात हम पहले भी पढ़ते थे। अब एक और बात ऐड कर दी, जो एचवीडी लिस्टेड एंटिटी है, उन्हें अपने रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ऑन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बेसिस पे। फटाफट पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट एचवीडी लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना है ये डिस्क्लोजर अलोंग विद इट्स स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर हाफ ईयर। जब एचवीडी लिस्टेड एंटिटी अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर हाफ ईयर पब्लिश करेगी तो उनको ये डिस्क्लोजर देना है। तो एचवीडी लिस्टेड को स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ ये डिस्क्लोजर देना है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ ये डिस्क्लोजर देना है। दीज वर ऑल द अमेंडमेंट्स इन ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें से सबसे मेजर अमेंडमेंट किसमें थी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में थी, और एज सच इतनी कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं थी। द मेजर अमेंडमेंट्स वर इन द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये खत्म हो गई आपकी अमेंडमेंट्स इन ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम अपनी पीयर रिव्यू के अमेंडमेंट्स को कवर ऑन करेंगे और ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सभी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में पीयर रिव्यू के अमेंडमेंट्स को कवर ऑन करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।